हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज निशा। आज की इस क्लास में हम लोग साइंस ग्रुप, जैसे विज्ञान वर्ग कहा जाता है, उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल में दिया गया है कि जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो हिंदी में सॉल्व करेंगे और जिन्हें हिंदी में प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये प्रैक्टिस सेट। जैसा कि पहला लिखा हुआ है, प्लाज्मोडियम falciparum which causes malaria in human is kept in which among the following groups। मतलब प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनता है, निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? तो बताइए, इसका आंसर करिए आप लोग। तो वो रखा जाता है प्रोटोजोआंस में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। द एंजाइम डायटेस इज सिक्रेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग। एंजाइम डायस्टेस निम्नलिखित में से किसमें स्रावित होता है? ये हमने साइंस की क्लास में कराया था। इसका आंसर आप लोग करें। तो वो है आपका ओरल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऑयल ऑफ मिर्बेन इज द मोस्ट कॉमन नेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। यानी कि मिर्बेन का जो तेल है वो निम्नलिखित में से किसका सबसे आम नाम है? तो वो होता है आपका टोलुइन का। क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग इन ह्यूमन हार्ट इज या आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शंस दैट सेंड द ब्लड थ्रू द सर्कुलेशन। मतलब मानव हृदय में निम्नलिखित में से कौन सा संकुचन के लिए जिम्मेदार है जो परिसंचरण के माध्यम से रक्त भेजते हैं? तो वो आपके होते हैं, वो मतलब वेंट्रिकल्स बोथ होते हैं, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स दोनों ही होते हैं, इसलिए बोथ वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लेपिडोटेरोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द फॉलोइंग। यानी कि लेपिडोटेरोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ये हमने साइंस की क्लास में कराया था। इसका आंसर आप लोग करें। तो वो है एनिमल्स इन स्टैग्नेंट वाटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, वो है आपका मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक RIDL was in news। RIDL is being developed for combating which of the following disease। यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन GM तकनीक RIDL खबरों में थी। RIDL को निम्नलिखित में से किस बीमारी का मुकाबला करने के लिए विकसित किया जा रहा है? तो वो है आपका मलेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस कोण की इकाई है? ये हमने साइंस की क्लास में आप लोगों को बताया था। इसका आंसर करिए आप लोग। तो यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल होता है स्टेरेडियन। क्वेश्चन नंबर 8। वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग वेक्टर्स। किए गए कार्य को निम्नलिखित वेक्टर में से किसके डॉट उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन CGS सिस्टम। CGS प्रणाली में सतह तनाव की इकाई क्या है? तो हमारा फॉर्मूला जो होता है टेंशन का, टेंशन इज इक्वल टू F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जब अगर हम CGS सिस्टम की बात करते हैं तो CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन और लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर। डाइन पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डू वी कॉल द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल मास एनर्जी एंड द टोटल मास एनर्जी ऑफ द डीके प्रोडक्ट इन अ रेडियो एक्टिव डीके। यानी कि हम एक रेडियोधर्मी क्षय में 6 उत्पादों की प्रारंभिक द्रव्यमान ऊर्जा और कुल द्रव्यमान ऊर्जा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? ये हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में कराया था। बताइए इसका आंसर आप लोग। तो वो होता है हमारा सिनाबार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोल। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का एक प्रकार नहीं है? तो वो उसे कहते हैं हम लोग पीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन वीट डिजीज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे आम गेहूं रोग है? तो वो है आपका
रस्ट। विच नोबल गैस इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में किस अक्री गैस है का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका रेडॉन का। The scientific study of organisms as affected by seasonal climates, example of bird migration, the opening of flowers etc. is called, मतलब मौसमी जलवायु से प्रभावित जीवों के वैज्ञानिक अध्ययन जैसे कि पक्षी प्रवास, फूलों का खुलना आदि को क्या कहा जाता है। तो बताइए, ये हमने साइंस की क्लास में कराया था, इसका आंसर करें आप लोग। तो उसे कहते हैं हम लोग फेनोलॉजी। The most abundant biomolecule on earth is, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में बायोमोलिक्यूल्स कौन सा है, तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। The disease that has been eradicated from the world is, यानी कि वो रोग जो विश्व से समाप्त कर दिया गया है वो है, तो जो विश्व से समाप्त कर दिया गया वो रोग या वो डिजीज कहलाती है स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी। फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर आर कॉल्ड, यानी कि हवा में निलंबित महीन ठोस कण या तरल बूंदों को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे तरल बूंद या ठोस कण को हम लोग कहते हैं जो हवा में होते हैं एरोसोल, ऑप्शन नंबर ए। क्लोव द कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी, लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला किससे प्राप्त होता है, तो वो हमने एक प्रैक्टिस सेट में कराया था, इसका आंसर करें आप लोग। तो वो है हमारा फ्लावर बड, ऑप्शन नंबर बी। बैक्टीरिया सर्जरी चेन इन डैश ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के डैश में बेरिएटिक, सॉरी बैक्टीरिया नहीं है बैरिएट्रिक है, बैरिएट्रिक सर्जरी परिवर्तन होता है, किससे होता है, तो वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, निम्न में से किसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम से कम होने की संभावना होती है, तो ये हमने साइंस की क्लास में भी कराया था और प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, इसका आंसर करें आप लोग। तो वो होता है आपका डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन, ऑप्शन नंबर ए। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, कौन सा होता है इसको बताएं आप लोग। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग या लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है लीवर, ऑप्शन नंबर डी। The value of gas constant capital R in अर्ग्स डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स इज, यानी कि गैस स्थिरांक R का मान किसमें बताना, अर्ग्स डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स, तो उसकी वैल्यू होती है 8.314 इंटू 10⁻⁷, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। एटॉमिक थियोरी ऑफ मैटर वॉज गिवन बाय, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था डाल्टन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो वो होता है हमारा मर्क्यूरी। विच इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल, यानी कि कौन सी चमकदार अधातु है, तो वो है हमारी आयोडीन। Earth's atmosphere is an envelope of gases extended to a height of, पृथ्वी का वायुमंडल गैसों का एक आवरण है जिसकी ऊंचाई तक फैली हुई है, तो वो वायुमंडल गैस कौन सी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है, तो वो आपकी होती है 200 किलोमीटर तक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। Which of the following is correct about the motion of a body around a circular path, एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर किसी पिंड की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए वृत्ताकार में जब कोई पिंड या कोई बॉडी मोशन करती है तो लगातार उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है, डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, लेकिन स्पीड हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो स्पीड चेंज नहीं होगा, यानी कि स्पीड कांस्टेंट और वेलोसिटी चेंज, तो यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्किल, यानी कि निम्नलिखित में से क्या होता है जब एक पिंड एक वृत्त में समान गति से गति करता है, तो जब एक पिंड या एक बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन करता है तो उस पर कोई भी वर्क नहीं लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज, जड़त्व के नियम को इस रूप से भी जाना जाता है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वाई एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड ओवर वाटर, यानी कि
तेल की बूंद पानी पर क्यों फैलती है? तो इस वजह से फैलती है क्योंकि जो तेल का सरफेस टेंशन है उस वाटर की सरफेस टेंशन से काफी कम होता है। कैसे? देखिए ये वाटर है, इस पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे बहुत सारे, और इस पे ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, ऑयल के ड्रॉपलेट्स पे इधर से फोर्स लगा, इधर से लगा, इस वाले पे इधर से लगा, इधर से लगा, इधर से, मतलब ओवरऑल मैक्सिमम भी लग रहा है तो 3 साइड से। लेकिन वाटर वाले पे देखिए चारों पांच, हर एक डायरेक्शन से लग रहा है। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन का, फोर्स पर यूनिट लेंथ। वाटर में हमारा फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक के बढ़ने पे दूसरे की वैल्यू भी बढ़ती है। और वही ड्रॉपलेट्स में फोर्स कम लग रहा है तो टेंशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर डी सही है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? बताएं आप लोग। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में हमने इसे कराया था, इसका आंसर करें आप लोग। तो वो है हमारा एम्पलीट्यूड। हमने बताया था आवाज जितनी दूर तक जाएगी उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है। लिखा है व्हेन लाइट पासेस थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर दिस फिनोमेना ऑफ चेंज इन इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दशा में परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन की घटना कहलाती है। तो देखिए क्या होता है, जब लाइट अगर एक डायरेक्शन से आ रही है और उसी डायरेक्शन में मूव हो जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। एंड अगर यहां से आ रही है और दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे मीडियम में चली जा रही है तो इसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए रिफ्रैक्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो जो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का इनमें से वो है सॉल्ट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द कॉइल वायर इन द इलेक्ट्रिक रूम हीटर और इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर इज कॉल्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में कॉइल वायर को कहा जाता है एलिमेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, वैल्यू ऑफ साइन 70 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो साइन 70 डिग्री प्लस कॉस थीटा को हम लोग साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन 90 माइनस 40 डिग्री अपॉन कॉस, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 20 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री। अगेन नीचे क्या बचा? साइन 70 डिग्री प्लस 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा? साइन 50 डिग्री अपॉन यहाँ पे साइन 90 माइनस 20 70 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री, कैंसिल होके आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एंगल ओ ए बी इक्वल टू 20 डिग्री, ओ सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ सी। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि एंगल ओ ए बी दिया हुआ है हमारा 20 डिग्री, ओ सी बी दिया हुआ 30 डिग्री। हमने क्या किया? ओ और बी को ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो अब यहाँ एक ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? ट्राइंगल ए ओ बी। इसमें देखिए जो ओ ए है वही तो ओ बी भी होगा। वेट, जो ये हमारा यहाँ ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारी ओ से लेके बी तक होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों इस सेंटर से मतलब इस सर्किल के क्या हो गए? अब रेडियस बन गए। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। और साथ में देखो अगर ये रेडियस है और ये रेडियस है तो इस पे हमने एक लाइन जो खींच दिया, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, यानी कि एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना मिल गया? 20 डिग्री। ये ऑप्शन, ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने मान लिया। सिमिलरली अब हम ट्राइंगल ओ सॉरी ए
नहीं, BOC की बात करें तो इस यहां से भी हमें क्या मिल जाएगा, एंगल OBC इक्वल टू OCB इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या किया, 1 + 2 कर दिया, तो क्या निकल के आ गया, एंगल OBA प्लस एंगल OBC इक्वल टू 30 + 20 इक्वल टू 50 डिग्री। अब ये देखिए OBC और OAB मिला करके ये एक पूरा ट्राइंगल ABC का बन गया, तो ट्राइंगल ABC इक्वल टू मिल गया हमें 50 डिग्री। और जब हमारे पास ट्राइंगल कुछ इस तरह से बना होता है तो इसकी एंगल जो होती है वो इसका 2 गुना होती है, तो ट्राइंगल AOC इक्वल टू 2 इंटू ट्राइंगल ABC, तो 2 इंटू 50 डिग्री यानी कि 100 डिग्री। तो हमारा आ गया कितना, 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ टू आइडेंटिकल ट्राइंगल्स ABC एंड PQR आर 36 एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अगर PQ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो AB की वैल्यू बताना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, यानी कि जो हमारे ट्राइंगल्स होते हैं अगर वो सेम है तो उनके जो साइड्स होते हैं वो उनके पेरीमीटर के रेशियो के ही बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से ट्राइंगल रहा होगा ABC और ट्राइंगल PQR। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। और ये किसके बराबर है, उनके पेरीमीटर के रेशियो के, यानी कि 36 अपॉन 24। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ की वैल्यू देखिए यहाँ 10 दे दी है इक्वल टू 36 अपॉन 24। देन AB की वैल्यू क्या आ गई, 36 इंटू 10 अपॉन 24, ये 18 और ये 12 हो जाएगा। सॉरी, 2 1 2 2 8, हाँ 2 6 12, 2 9 18। देन यहाँ से 2 3 6, 2 5 10, ये 3 3 9, कितना आ गया 15। ऑप्शन नंबर सी हमारा 15 सही है। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the 5x plus 3y plus 2 equal to 0 and 3x minus ky plus 6 equal to 0 lines be perpendicular to each other, यानी कि k के किस मान के लिए इस इक्वेशन और ये इक्वेशन की जो लाइंस है, लाइंस के जो ये दोनों इक्वेशन है ये परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m क्या होता है हमारा, -b अपॉन a। तो यहाँ पर देखिए m1 क्या अगर होगा, b की जगह है -a अपॉन b, तो -a की वैल्यू क्या है हमारी 5 और b है हमारा 3 इंटू अगेन m2 में हमारा क्या है, b की जगह है, a की जगह है 3 और b की जगह क्या है -k इक्वल टू क्या मिल गया हमें, सॉरी -a इंटू b होता है। तो पहले तो यहाँ माइनस और b की जगह माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 5 3 15 अपॉन 3k इक्वल टू -1, 3 5 15, देन 5 अपॉन k इक्वल टू -1, देन k की वैल्यू क्या मिल गई हमें, सॉरी यहाँ माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन k की वैल्यू हमें मिल गई 5। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन √3/7 का होल पावर x + 1 इक्वल टू 343 अपॉन 27। तो यहाँ पे देखिए इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो √3/7 टू दी पावर x + 1 इक्वल टू 343 अपॉन 27। तो 343 को हम लोग 7 का क्यूब लिख सकते हैं और 27 को 3 का क्यूब, यानी कि ये बन गया 7/3 का होल क्यूब। अब हम क्या करें, स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड में, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/7 का होल टू दी पावर x + 1 इक्वल टू 7/3 का होल पावर, स्क्वायर करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, क्योंकि 7/3 का होल क्यूब था ही, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 3 6 बन गया। अब हम क्या करें कि इसे पलट दें, तो 3/7 करेंगे तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ से इसको और इसको जब कंपेयर करेंगे तो x + 1 की वैल्यू मिल गई -6, देन x इक्वल टू -6 -1 इक्वल टू -7। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है।
नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 8x² माइनस 18x प्लस 9, यानी कि 8x² माइनस 18x प्लस 9 का हमें गुणक बताना है। तो 8x² माइनस 18x प्लस 9 इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि x² के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 72, फिर हमें इसे इस तरह से ब्रेक करना होता है कि जोड़ने या घटाने पे ये x का कोफिशिएंट आए और मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिले। तो हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 8x² माइनस 12x माइनस 6x प्लस में 9 इक्वल टू 0। 12 और 6 18 और 12 6 72। तो यहां से हम 4x कॉमन ले लें तो क्या बचा 2x माइनस 3 एंड माइनस 3 यहां से कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन निकला, बचा क्या 4x माइनस 3। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला कह रहा है द इक्वेशन x² माइनस 19x प्लस 10 इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स, द सम ऑफ दीज टू रूट्स इज, यानी कि समीकरण इतने के दो मूल हैं, इन दो जड़ों का योग क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो दो मूल का एडिशन होता है क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस और b की वैल्यू ऑलरेडी क्या है -19 अपॉन में a की वैल्यू 1, तो -19 माइनस प्लस 19, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, वैल्यू ऑफ लॉग 8 बेस 128। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और इस 128 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7। और साथ में हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग लॉग, अगर सी बेस सी की पावर डी और ए की पावर बी है तो इसकी वैल्यू हो जाती है डी बाई बी लॉग सी बेस ए। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, ये है डी और ये है बी, यानी कि 7/3 और log 2 और हम लोग जानते हैं log बेस ए की वैल्यू होती 1, तो यहाँ क्या मिल गया 7/3 इंटू 1 यानी कि 7/3, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, x² माइन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशियो ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 18x प्लस 9 इज, यानी कि समीकरण इतने के मूलों का ज्यामितीय माध्य बताना है। तो ज्योमेट्रिकल मीन या ज्यामितीय माध्य कहें तो उसका फॉर्मूला होता है g इक्वल टू अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं c बाई ए। यहाँ c की वैल्यू है 9, a की वैल्यू है 1 यानी कि 9, तो g इक्वल टू अंडर रूट 9 यानी कि 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। When theta equal to 45 डिग्री then what is the value of sec theta plus cosec theta, यानी कि थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री हो तो sec थीटा और cos थीटा की वैल्यू बताना है। तो sec 45 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 और cosec 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है √2, √2 प्लस √2 2√2, ऑप्शन नंबर सी। अगला 47, a scooter of mass 150 kg is moving at a uniform speed 108 km per hour. Then the force required to stop the vehicle in 10 seconds will be, यानी कि एक स्कूटर है जिसका द्रव्यमान 150 किलोग्राम है, वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चल रही है, तो वाहन को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में जब लिया था तब कराया था, आप लोग साथ में सॉल्व करते रहिए। यहाँ पे u की वैल्यू कितनी दे दी है 108 किलोमीटर पर आवर। हम क्या करेंगे, इसको देखिए टाइम यहाँ सेकंड में दे दिया है तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। तो 108 इंटू मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 9 18 और ये 2 5 10 2 4 8 9 1 9 9 6 54 6 5 30 मीटर पर सेकेंड। m दे दिया है 150 kg एंड साथ में टाइम दे दिया है 10 सेकेंड। तो यहां से जब हम निकालेंगे, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे u प्लस AT, बाद में आकर के गाड़ी को क्या करना है रोकना है, यानी कि v हमारा क्या हो जाएगा 0, तो यहां से 0 इक्वल टू u प्लस AT, a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -u/t, u की वैल्यू है माइनस के साथ 30 और t है हमारा 10, यानी कि a की वैल्यू मिल गई -3,
-3 इसलिए लगी क्योंकि ये लगा करके रोका गया है, यानी कि वेलोसिटी कम हुई है, रिटार्डेशन हो रहा है। फिर फोर्स निकालना है तो m इंटू ए, m कितना दे दिया है 150, a दिया है 3, 150 इंटू 3 450। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा शोज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व संचयी आवृत्ति को दर्शाता है, तो वो होता है हमारा आर्कवे। अगला क्वेश्चन नंबर 49, वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोसेक ए, इतने की वैल्यू निकालनी है। तो 1 प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसका अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि 1 अपॉन साइन ए। यहां से हम क्या कर ले 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन, हमने क्या कर दिया एलसीएम ले लिया साइन ए, यहाँ क्या मिल गया साइन ए प्लस में 1, एक साइन ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए विद इन ब्रैकेट साइन ए प्लस 1। अब हम क्या कर दे इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा हमारा, सॉरी यहाँ आएगा साइन ए, सॉरी अभी एलसीएम नहीं लेते, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है साइन, अब यहाँ से साइन ए कॉमन ले ले रहे हैं तो क्या बच रहा है साइन ए प्लस 1। तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है 1, तो यहाँ पे बचा क्या साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए विद इन ब्रैकेट साइन ए प्लस 1, साइन ए प्लस 1 साइन ए प्लस 1 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन ए बचा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कोसेक ए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, each side of a cube is increased by 50%, then what will be the increase in the surface area of cube, यानी कि एक घन के प्रत्येक पक्ष में 50% की वृद्धि होती है, तो घन के सतह क्षेत्र में कितनी वृद्धि होगी, जितनी इंक्रीज हो रहा है वो हमें बताना है। तो देखिए अगर हमने मान लिया कि जो क्यूब है उसका पुराना जो एज है वो ए है, और नया क्या हो रहा है पुराने में 50% ऐड हो जा रहा है, यानी कि a प्लस 50/100 a, 52 ज़ा 100, यानी कि a प्लस 1/2 a, यानी कि 3/2 a। ये है हमारा ओल्ड वाला और ये है हमारा न्यू वाला। अब ओल्ड वाले की अगर सरफेस एरिया की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का 6a², और न्यू वाले के सरफेस एरिया की बात करें तो 6a की जगह क्या हो जाएगा 3/2 a का होल स्क्वायर, यानी कि इसको ओपन करेंगे तो 6 इंटू 9a² अपॉन 4। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो 9/4 आगे 6a², 6a² क्या है ओल्ड सरफेस एरिया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9/4 इंटू ओल्ड सरफेस एरिया, इतना हमें मिला। या फिर इसको डिवाइड कर दे तो 2.25 इंटू ओल्ड सरफेस एरिया। अब हमें क्या बताना है कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज के लिए क्या करेंगे न्यू सरफेस एरिया माइनस ओल्ड सरफेस एरिया करेंगे, तो क्या आ गया हमारा ओल्ड सरफेस न्यू सरफेस एरिया कितना है 2.25 इंटू 6a², और साथ में माइनस में ओल्ड सरफेस एरिया 6a², 6a² को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -1 6a², यानी कि 1.25 6a²। अब हमें बताना है परसेंट कितना है, तो परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो 1.25 इंटू 100, ये बन गया हमारा परसेंट 6a², यानी कि 125% इंक्रीज हो जाएगा ओवरऑल सरफेस एरिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।